जरा दो तस्वीरें सोचिए। एक तरफ खाई में बैठा एक सैनिक और उसके कंधे पर रखी एक मिसाइल ट्यूब, और दूसरी तरफ किसी रेगिस्तान में जमीन के नीचे छिपाए बहुत बड़ा साइलो। हाँ, जिसमें एक विशाल मिसाइल है। बिल्कुल। ये दो तस्वीरें मिसाइलों की दुनिया के दो अलग-अलग सिरों को दिखाती हैं। एक हथियार जो सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर एक टैंक को रोकने के लिए है, और दूसरा जो महाद्वीपों को पार कर सकता है। सही बात है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब कौन सी मिसाइल किस काम आती है और एक फौज को इतनी अलग-अलग तरह की मिसाइलों की जरूरत क्यों पड़ती है। ये सिर्फ साइज की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम और मकसद की बात है। हम इन हथियारों को उनके फंक्शनल वेरिएंट्स के हिसाब से देखेंगे। मतलब उनका मिशन क्या है और वो उसे पूरा कैसे करती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे बुनियादी श्रेणी से शुरू करते हैं। हम अक्सर सरफेस टू सरफेस मिसाइल या एसएसएम सुनते हैं। जी। नाम से लगता है जमीन से जमीन पर, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन से ही लॉन्च होती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सरफेस का मतलब यहाँ कोई भी जमीनी या समुद्री प्लेटफॉर्म हो सकता है। अच्छा, मतलब जहाज भी? हाँ, ये एक सैनिक के हाथ में पकड़ा हुआ लॉन्चर हो सकता है, एक ट्रक पर लगा सिस्टम, या एक जंगी जहाज, या फिर जमीन में बना एक फिक्स्ड साइलो। ओके। खास बात यह है कि लॉन्च प्लेटफॉर्म या तो स्थिर है या बहुत धीरे चल रहा है, और इसीलिए इन्हें आगे धकेलने के लिए हमेशा एक रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है जो इन्हें बहुत तेजी से स्पीड देता है। ठीक है, तो ये तो लॉन्च का तरीका हुआ, लेकिन एक बार मिसाइल हवा में आ गई, यहीं से कहानी में दो बड़े मोड़ आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं। बिल्कुल अलग। और ये फर्क उनके उड़ने के रास्ते में है, उनकी ट्रैजेक्टरी में है। कैसे? एक बैलिस्टिक मिसाइल को ऐसे समझिए जैसे आपने एक पत्थर को पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंका हो। ये एक ऊंची आर्चिंग ट्रैजेक्टरी में सफर करती है। इसका रॉकेट मोटर सिर्फ शुरुआती कुछ मिनटों के लिए ही जलता है, जो इसे वायुमंडल से बाहर या उसके किनारों तक धकेल देता है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद आप उसका रास्ता नहीं बदल सकते? नहीं, वो बस एक फेंके हुए पत्थर की तरह ही गिरेगी। आपने सही पकड़ा। एक बार उसका मोटर जलकर खत्म हो गया, तो बाकी का सफर ये ग्रेविटी और मोमेंटम के तहत करती है। अच्छा। ये इसकी एक सीमा भी है और ताकत भी। सीमा इसलिए क्योंकि अगर रास्ता पता चल गया तो आप उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं, पर ताकत इसलिए क्योंकि इसकी रफ्तार हजारों किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसे रोकना बेहद मुश्किल होता है। और इसके ठीक उलट हैं क्रूज मिसाइल्स, जो ज्यादातर एक छोटा बिना पायलट वाले जहाज की तरह लगती हैं। हाँ, क्रूज मिसाइल्स एक हवाई जहाज की तरह सीधी रेखा में उड़ती हैं। और सबसे खास बात, ये जमीन के बहुत करीब उड़ती हैं, कभी-कभी तो सिर्फ 50 या 100 फुट ऊपर। ऐसा क्यों? ताकि ये दुश्मन के राडार से बच सकें। इनका मोटर, जो आमतौर पे एक छोटा जेट इंजन होता है, वो पूरी उड़ान के दौरान चालू रहता है। अच्छा, बैलिस्टिक का तो बंद हो जाता है, इसका क्यों चालू रहता है? क्योंकि ये वायुमंडल के अंदर हवा के घर्षण का सामना करते हुए उड़ती है, बिल्कुल एक जहाज की तरह, तो उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत चाहिए। ओके। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल अपने सफर का ज्यादातर हिस्सा वायुमंडल के बाहर बिताती है, जहां कोई घर्षण है ही नहीं। क्रूज मिसाइल्स सेल्फ नेविगेटिंग भी होती हैं। मतलब ये जीपीएस और अंदरूनी नक्शों की मदद से पहाड़ों और इमारतों से बचते हुए अपने टारगेट तक पहुंच सकती हैं। इसी वजह से ये बहुत सटीक होती हैं, भले ही धीमी हो। तो एक तरह से एक तोप का गोला है जो बहुत तेजी से आता है, और दूसरा एक बहुत ही स्मार्ट ड्रोन जैसा हथियार है जो छिप कर आता है। बिल्कुल। इसी में एक और नाम आता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स या एटीजीएम्स। क्या ये भी क्रूज मिसाइल्स का ही एक प्रकार है? आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड छोटी क्रूज मिसाइल्स हैं। ये भी जमीन के करीब ही रहती हैं, लेकिन इनकी रेंज बहुत कम होती है, सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका मकसद टैंकों को निशाना बनाना है। हाँ, सिर्फ एक ही मकसद, दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाना। 1973 की योम कीपर वॉर में इजिप्ट की सेना ने एटीजीएम्स का इस्तेमाल करके इजराइल की कई टैंक बटालियनों को तबाह कर दिया था। अच्छा। उस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि अब एक अकेला सैनिक भी एक 60 टन के टैंक को रोक सकता है। इसने बैटलफील्ड के टैक्टिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए, अब बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैमिली पर वापस आते हैं। आपने कहा कि इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी मारक क्षमता में भी बहुत फर्क होता होगा, और इसी आधार पर इन्हें बांटा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। रेंज ही बैलिस्टिक मिसाइल के स्ट्रैटेजिक महत्व को तय करती है। वर्गीकरण कुछ इस तरह है।
सबसे पहले आती हैं बैटलफील्ड रेंज और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनकी रेंज कितनी होती है? इनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होती है। ये लड़ाई के मैदान के आसपास ही इस्तेमाल होती हैं। तो इनका निशाना दुश्मन की फ्रंटलाइन सेना या उसके ठीक पीछे मौजूद तोपें होती होंगी। बिल्कुल। फिर आती हैं थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल्स या TBMs, जिनकी रेंज 300 से 3500 किलोमीटर तक होती है। ओके। इसी में शॉर्ट रेंज मतलब SRBM और मीडियम रेंज MRBM मिसाइलें भी आ जाती हैं। थिएटर का मतलब है पूरा का पूरा युद्ध का इलाका, जो कई 100 किलोमीटर में फैला हो सकता है। हाँ, ये मिसाइलें दुश्मन के सप्लाई डिपोज, हवाई अड्डों या कमांड सेंटर्स को निशाना बनाती हैं, जो फ्रंट लाइन से काफी पीछे होते हैं। और इसके बाद की श्रेणियां तो और भी खतरनाक हो जाती हैं। इंटरमीडिएट रेंज यानी IRBMs और फिर सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs। जी, जब हम ICBMs की बात करते हैं तो हम बैटलफील्ड की बात नहीं कर रहे होते हैं ना, ये तो एक अलग ही स्तर है। ये एक पूरी तरह से अलग खेल है। IRBMs की रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर होती है और ICBMs की 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक? हाँ, इनका लक्ष्य सेना नहीं बल्कि पूरा देश होता है। और यहीं पर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। SLBMs जो पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती हैं, इनकी खासियत क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती हैं? इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका लॉन्च प्लेटफॉर्म यानी परमाणु पनडुब्बी, जो महीनों तक समुद्र की गहराइयों में बिना किसी का पता चले छिपी रह सकती है। अच्छा। आप जमीन पर मौजूद साइलों को सैटेलाइट से देख सकते हैं, लेकिन समुद्र में छुपी पनडुब्बी को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। आज की ज्यादातर SLBMs इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की होती हैं। तो इसका मतलब है कि एक पनडुब्बी दुनिया के किसी भी कोने में छिपे रहकर हजारों मील दूर अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती है। बिल्कुल। और ये किसी भी देश को एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब अगर दुश्मन पहला हमला करके आपके जमीनी ठिकानों को तबाह भी कर दे, तब भी आपके पास जवाबी हमला करने की क्षमता बची रहती है। एग्जैक्टली। यही डिटरेंस यानी रोकथाम की रणनीति का आधार है। अगर आपके दुश्मन को पता है कि वो आप पर पहला हमला करके बच नहीं सकता और जवाबी कार्रवाई में वो खुद पूरी तरह तबाह हो जाएगा, तो वो हमला करने से डरेगा। और SLBMs इसी तबाही की गारंटी हैं। हाँ, ठीक है, तो हमने मिसाइलों को उनके उड़ने के तरीके और रेंज के हिसाब से समझा। अब जरा उनके मिशन पर आते हैं, हमला या बचाव। इसमें सबसे पहले आती हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स या SAMs। हाँ, SAMs का काम पूरी तरह से रक्षात्मक है। एक ही मकसद। बिल्कुल, एक ही मकसद, दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स या आती हुई क्रूज मिसाइलों को हवा में ही पहचान कर उन्हें नष्ट कर देना। ये एक तरह से हवाई सुरक्षा का कवच बनाती हैं। जैसे इजराइल का आयरन डोम। हाँ, या रूस का S-400। ये असल में बहुत ही एडवांस्ड SAM सिस्टम्स ही हैं। ये रेडार से खतरे का पता लगाते हैं और फिर उसे खत्म करने के लिए मिसाइल लॉन्च करते हैं। और इस कवच को भेदने के लिए जो हथियार इस्तेमाल होता है वो है एयर टू सरफेस मिसाइल या ASM। बिल्कुल। ASMs का काम है हमला करना। इन्हें विमानों, लड़ाकू जेट्स या हेलीकॉप्टरों से जमीनी या समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने के लिए लॉन्च किया जाता है। और ASM से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस यानी दूर खड़े होकर हमला करने की क्षमता। मतलब पायलट को खतरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सही समझे। एक पायलट के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है लक्ष्य के आसपास मौजूद दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब SAMs। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पायलट को उस हवाई सुरक्षा कवच की रेंज से बाहर रहते हुए अपनी मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता देता है। इससे पायलट और उसका महंगा विमान दोनों सुरक्षित रहते हैं। हाँ, पायलट एक तरह से लॉन्च मैनेजर बन जाता है, जिसे दुश्मन के आसपास भी नहीं फटकना पड़ता। इसी से जुड़े एक और टर्म है फायर एंड फॉरगेट। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या ये उतना ही भरोसेमंद है? हाँ। मतलब अगर मिसाइल लॉन्च होने के बाद टारगेट अपनी जगह बदल ले तो क्या मिसाइल उतनी स्मार्ट होती है कि उसे ढूंढ ले? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। शुरुआती फायर एंड फॉरगेट मिसाइलें उतनी स्मार्ट नहीं थीं। वो हीट सीकिंग या रेडर गाइडेड होती थीं। लेकिन आज की मॉडर्न ASMs में बहुत एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स लगे होते हैं। अच्छा। वो GPS, इनर्शियल नेविगेशन और टर्मिनल गाइडेंस का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती हैं। टर्मिनल गाइडेंस। इसका मतलब है कि मिसाइल के अगले हिस्से में एक छोटा कैमरा या रडार होता है जो लक्ष्य के पास पहुंचकर उसे पहचानता है और आखिरी पलों में अपना रास्ता खुद एडजस्ट करता है। तो हाँ, अगर एक टैंक थोड़ा बहुत हिल भी जाए
तो आधुनिक मिसाइल उसे ढूंढ सकती है। वाह, तो ये ASMs टैक्टिकल हथियार हुए जो सीधे बैटलफील्ड पर इस्तेमाल होते हैं। जी। चलिए इसी टैक्टिकल मिसाइल्स के आइडिया को और गहराई से समझते हैं। इन्हें 3 क्लासेस में बांटा गया है, क्लास A, B और C। ये क्या है और इनमें क्या फर्क है? इन क्लासेस को हम तोपखाने की एनालॉजी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके। क्लास ए मिसाइलें मिसाइलों की फील्ड गन हैं। ये हल्की, मजबूत और इस्तेमाल में बहुत सरल होती हैं। ये फ्रंटलाइन सैनिकों के साथ साथ चलती हैं। इसे एक रगड माउंटेन बाइक की तरह समझिए। मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं? हाँ, और वो आपको ठीक वहीं सपोर्ट देती है जहां आपको जरूरत है। तो क्लास A यानी माउंटेन बाइक का इस्तेमाल सैनिक तब करेगा जब उसे सामने कोई टैंक या बंकर दिखेगा। इमीडिएट सपोर्ट के लिए। एग्जैक्टली, इमीडिएट डायरेक्ट सपोर्ट। अब आती है क्लास B, ये जनरल सपोर्ट के लिए होती है। इनकी रेंज ज्यादा होती होगी। हाँ, इनकी रेंज ज्यादा होती है और तकनीक भी अधिक सोफिस्टिकेटेड होती है। राइट। ये लड़ाई के मैदान में थोड़ा पीछे रहती हैं और जरूरत के हिसाब से कमांड मिलने पर अलग-अलग जगहों पर फायर सपोर्ट देती हैं। और फिर आती है क्लास सी, जिसे आपने हेवी हाविट्जर के बराबर बताया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत शक्तिशाली लेकिन धीमी होगी। हाँ, क्लास C डीप सपोर्ट के लिए होती है। ये बहुत भारी होती हैं और कम मोबाइल होती हैं। इन्हें सेटअप करने में समय लगता है, लेकिन ये बहुत भारी पेलोड मतलब विस्फोटक ले जा सकती हैं और दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक 100-200 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती हैं। इन्हें एक हेवी फ्रेट ट्रेन की तरह समझें, जिसे पटरी पर लाने में समय लगता है। हाँ, लेकिन एक बार चल पड़ी तो ये बहुत भारी बोझ उठाकर बहुत दूर तक जा सकती है। तो अगर क्लास A का टारगेट सामने वाला टैंक है, तो क्लास C का टारगेट दुश्मन का वो कमांड सेंटर होगा जहां से उस टैंक को आदेश मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। या वो पुल जिस पर से उसे रसद मिलती है। क्लास C का मकसद दुश्मन की लड़ाई की क्षमता को जड़ से कमजोर करना है। तो ये तीनों क्लासेस मिलकर बैटलफील्ड पर हर तरह का सपोर्ट देती हैं। हाँ, नजदीक का भी, बीच का भी और बहुत दूर का भी। ये सब तो युद्ध जीतने के लिए हैं। हाँ, लेकिन फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, जो इनसे बिल्कुल अलग हैं। उनका मकसद तो लड़ना है ही नहीं। उनका मकसद लड़ना नहीं, लड़ाई को होने से रोकना है। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। टैक्टिकल मिसाइल्स का लक्ष्य बैटलफील्ड जीतना होता है, दुश्मन की सेना, टैंक, तोपें। हाँ, लेकिन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का मुख्य उद्देश्य है डिटरेंस यानी रोकथाम। डिटरेंस यानी खौफ पैदा करके युद्ध को टालना। हाँ, इनका लक्ष्य दुश्मन की सेना नहीं है, बल्कि उनके कमांड सेंटर्स, इंडस्ट्रियल हब्स या बड़े शहर होते हैं। अच्छा, विचार ये है कि अगर आप पर हमला हुआ तो आप जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो एक देश के तौर पर खत्म हो जाएगा। इसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड कहते हैं। और इसी तबाही का डर दोनों पक्षों को पहला हमला करने से रोकता है। बिल्कुल। और इनकी ताकत भी टैक्टिकल हथियारों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती होगी। जमीन आसमान का फर्क है। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की यील्ड मतलब विस्फोटक क्षमता 100 किलोटन से शुरू होकर मेगाटन्स तक जाती है। 100 किलोटन से शुरू? हाँ, तुलना के लिए हिरोशिमा पर गिराया गया बम लगभग 15 किलोटन का था। और दिलचस्प बात यह है कि यही डर पिछले 70 सालों से बड़ी शक्तियों के बीच सीधे टकराव को रोकता आया है। ये एक अजीब सा संतुलन है। हाँ, दुनिया की सबसे विनाशकारी चीज ही एक तरह की शांति बनाए हुए है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने मिसाइलों की दुनिया को कई परतों में समझा। जी। हमने शुरुआत की उनके उड़ने के तरीके से, बैलिस्टिक मिसाइलें जो एक तोप के गोले की तरह हैं और क्रूज मिसाइलें जो एक स्मार्ट ड्रोन की तरह। फिर हमने देखा कि कैसे रेंज एक बैलिस्टिक मिसाइल का मकसद तय करती है, बैटलफील्ड पर लड़ने वाली छोटी मिसाइलों से लेकर ICBMs तक, जिनका काम लड़ाई को रोकना है। बिल्कुल। हमने उनके मिशन को भी देखा, सेम्स जो एक रक्षा कवच बनाते हैं और ASMs जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का फायदा उठाकर उस कवच को भेदते हैं। और आखिर में हमने बैटलफील्ड पर इस्तेमाल होने वाली टैक्टिकल सपोर्ट मिसाइल्स क्लास A, B और C और स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियारों के बीच के बुनियादी फर्क को समझा। हाँ, एक तरफ वो हथियार हैं जो युद्ध लड़ने के लिए हैं, और दूसरी तरफ वो जिनका मकसद युद्ध को होने ही न देना है। सही कहा। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। एयर टू सरफेस मिसाइल द्वारा प्रदान की जाने वाली स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जैसी तकनीकें न केवल पायलटों के लिए सुरक्षा बढ़ाती हैं, बल्कि ये युद्ध में जोखिम यानी रिस्क की पूरी परिभाषा को कैसे बदल देती हैं।
जब आप दुश्मन की पहुंच से पूरी तरह बाहर रहकर बिना किसी खतरे के हमला कर सकते हैं, तो क्या ये आक्रामकता को आसान या ज्यादा संभावित बना देता है? इस पर सोचिएगा।